अब रेजोल्यूशन में उल्टा होगा। आई रिपीट, 3i कैप और 4j कैप, इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। ये दो हमें समझ में आया। देखो, ये दो हमें समझ में आया। ये सब प्रॉब्लम करने के बाद मोरल लेस एक वेक्टर को हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, चलो मैं फिर से आ गया हूं और एक नया वीडियो लेके। इस बार हम जो वीडियो लेके आया है वो वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर फ्यूचर यूज। मतलब इससे बाद हर जगह हमें वेक्टर यूज होगा, फोर्स में यूज होगा, फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, हर जगह यूज होगा। तो इस सब जगह सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो है वेक्टर का रेजोल्यूशन, राइट। अच्छा, इसका और एक नाम भी है जिसको बोला जाता है रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट, रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। अच्छा, तो देखो वेक्टर रेजोल्यूशन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। रेजोल्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो, अब तक हम लोग क्या सीखे हैं? अब तक हम लोग सीखे हैं वेक्टर एडिशन। उस एडिशन में हम लोग क्या किए हैं? उस एडिशन में हम लोग यहां पे एक वेक्टर लिए हैं ए और यहां पे एक वेक्टर लिए हैं बी, करेक्ट। अब इन दोनों वेक्टर का जो समेशन है, इन दोनों वेक्टर का जो समेशन है वो है ये, दिस इज आर। देखो, दिस इज आर। अब यही आर वेक्टर, यही आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर का समेशन। अब ये दो वेक्टर का बीच का एंगल क्या है? थीटा, और इसका बीच का एंगल क्या है? अल्फा। यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। अब देखो, रेजोल्यूशन उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये एडिशन का रिवर्स। एडिशन में हम लोग क्या करते हैं? दो वेक्टर दिया रहता है, उसका रिजल्टेंट एक सिंगल वेक्टर निकालना पड़ता है कि नहीं? एडिशन में हम लोग को क्या दिया रहता है? दो वेक्टर दिया रहता है और क्या निकालना पड़ता है? एक वेक्टर निकालना पड़ता है। अब रेजोल्यूशन में उल्टा होगा। आई रिपीट, रेजोल्यूशन में उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ये होगा बेसिकली दो कंपोनेंट चाहिए। इसका मतलब एक वेक्टर का दो कंपोनेंट चाहिए। एडिशन में क्या होता है? दो वेक्टर सिंगल वेक्टर निकलते, यहां पे एक वेक्टर दिया रहेगा, उससे दो कंपोनेंट निकाला जाएगा। यही तो है। देखो, इसका मतलब अगर तुम्हें ये दो वेक्टर दिया रहेगा, ये दो वेक्टर दिया रहेगा ए एंड बी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये एक सिंगल वेक्टर है आर। इसका मतलब अगर ये दो एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये दो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये दो एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये दो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस हिसाब से देखा जाएगा दिस टू इक्विवेलेंट टू दिस और दिस इक्विवेलेंट टू दिस। ध्यान से सुनना, यहां से ये है एडिशन। अब यहां से ये है रेजोल्यूशन। देखो, यहां से दो वेक्टर सिंगल एडिशन, एक से दो रेजोल्यूशन। इसका मतलब वेक्टर का यही प्रॉपर्टी बहुत प्रॉब्लम को बहुत आसान बना देता है कि कोई भी वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं। अब ये दो जो कंपोनेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट। बट इन दोनों का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो
वेक्टर रेजोल्यूशन यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम केस में या 99.99 केस में हम लोग एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे या कंपोनेंट निकालेंगे। इसका मतलब थोड़ी ही है कि वो वेक्टर और कोई एंगल में नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं, उसमें भी तोड़ सकते हैं, बट वो हमारा उतना काम में नहीं आएगा। तो हम वही करेंगे जो हमारा काम में आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में बोला गया है मेरे पास एक वेक्टर है 3i कैप और एक वेक्टर है 4j कैप। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट है ये है रिजल्टेंट, करेक्ट। कैसे ये रिजल्टेंट हम लोग निकाले हैं? यहां पे मैं वेक्टर लॉ लगाया। वेक्टर लॉ मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दोनों सेम सीक्वेंस में और ये जाता है उल्टा सीक्वेंस में। तो ये R जो आता है ये आता है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा 4/3, देखो tan अल्फा 4/3, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है? अल्फा का वैल्यू आ रहा है 53। देखो ये हम लोग पहले ही कर लिया था। अब वेक्टर रेजोल्यूशन में बेसिकली ये दो दिया रहेगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वेक्टर निकालना है। अब देखो इसका अगर मैं मॉड्यूलस निकालता हूं तो क्या आता है? √3² प्लस 4²। देखो इसका अगर मॉड्यूलस निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा? √3² प्लस 4²। लवली। अच्छा देखो ये आने के बाद मैं ये भी बोल सकता हूं 3i कैप और 4j कैप, इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 5। उसका मैग्नीट्यूड है 5। और ऐसा भी तो बोला जा सकता है, और ये एंगल 53 डिग्री कर रहा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल कर रहा है उसका वो दो वेक्टर का समेशन है। एक है 3 अलोंग एक्स एक्सिस और एक 4 अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो 3 एंड अलोंग 4 ये जो दो वेक्टर है यही इसका कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके वही रिजल्टेंट बनाया था। अब उल्टा सोचो, रिजल्टेंट से वही दोनों हम लोग निकाल रहे हैं। समझ में आया? बढ़िया। तो यही चीज अगर मैं मैथमेटिकली देखो तो देखो यहां पे एक वेक्टर है जो है R। अब इसी वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करना चाह रहा हूं। सिर्फ यही नहीं, ये दो कंपोनेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये जो कंपोनेंट का बीच का एंगल ये है 90 डिग्री। अब तुम बोलोगे क्यों 90 डिग्री लिया? देखो 90 डिग्री लेने से दो ऑर्थोगोनल मतलब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री लेता हो, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर लेता हो तो एक साथ वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग लिख सकते हैं। तो आई कैप और जे कैप भी ऐड कर देंगे तो उसमें हमारा कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा, है क्या नहीं? अब देखो ये अगर वेक्टर है तो ये भी तो वेक्टर है, ये अगर वेक्टर है तो ये भी तो वेक्टर है। बट ये जो वेक्टर है अगर ये एंगल थीटा है तो इसका पूरा इक्वेशन वगैरह हम लोग निकालते हैं। देखो अगर ये R है तो R को मैं जस्ट एक मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन से दिखाया। अब ये और ये और ये एंगल थीटा यहां से यहां तक R है तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन थीटा। ओके, मैंने बोल रहा हूं B का जो मैग्नीट्यूड है वो B, A का जो मैग्नीट्यूड है वो A। तो यहां से इतना दूर तक है B, यहां से इतना दूर तक है A। तो साइन थीटा इक्वल टू B/R। देखो वहां से मेरा B आता है R साइन थीटा। देखो वहां से मेरा B आता है R साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा
ए बाई आर, करेक्ट। यहां से मेरा ए आता है आर कॉस थीटा। देखो यहां से मेरा ए आता है एक कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है आर कॉस थीटा। देखो ये जो डिस्टेंस है ये है आर कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये है आर साइन थीटा। इसका मतलब ये जो ए है, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल ए है तो ये होता है आर कॉस थीटा। ध्यान से देखो ये एंगल जिस तरफ है वो आता है कॉस, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है साइन। अब इसमें एक चीज मैं बोलने वाला था, देखो इधर मैं बी किया हूं, एक्चुअली यही तो मेरा बी है, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यही तो मेरा आर वेक्टर है। तो सोचो बी को मैं पैरेलली तो शिफ्ट कर ही सकता हूं एनीवेयर। भाई बी को मैं पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो बी को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो बेसिकली दिस एंड ये तो सेम ही है भाई, ये तो सेम ही है क्या नहीं? जस्ट बी को इधर शिफ्ट किया हो तो यहां पे मैं ट्रायंगल लॉ लगा के क्या बना सकता हूं, इसका रिजल्टेंट आर निकाल सकता हूं। अब ये अगर इसका रिजल्टेंट है तो उल्टा सोचो, इसका दो कंपोनेंट है, एक है एक है ए और एक है बी। तो कोई भी वेक्टर हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं, कोई भी वेक्टर, आई रिपीट any vector we can resolve into perpendicular vectors, okay? now यही perpendicular vector होने से क्या हमारा फायदा होगा? इसमें फायदा होगा, we can use unit vector concept along x axis, along y axis। बाद में अगर z axis ऐड हो जाएगा तो तब भी ठीक है। ये दो एक्सिस के हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, देन वी कैन ऐड यूजिंग यूनिट वेक्टर मेथड विच इज मोर इजियर, है क्या नहीं? देखो यूनिट वेक्टर मेथड से हम लोग वो आई कैप जे कैप के कैप पे फॉर्म में डाल देंगे और इजीली एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, है क्या नहीं? शाबाश। तो यही होता है वेक्टर रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का एक छोटा सा थ्योरी। इसमें एक ही चीज मैं बोलूंगा कि एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व एनी टू एंगल कोऑर्डिनेट, बट 99.99 केस में हम लोग यही लेंगे कि वही वेक्टर को हम लोग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ओके बढ़िया, चलो अभी डायरेक्टली प्रॉब्लम में ही चले जाते हैं। क्या बोला है देखो, बोला है एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉराइजेंटल। पहले हॉराइजेंटल ड्रॉ करो, उसके बाद 60 डिग्री टू द हॉराइजेंटल, 60 डिग्री टू द हॉराइजेंटल। इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन ये है 200 किलोमीटर पर आवर, राइट? कैलकुलेटेड हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने क्या कर रहा हूं देखो, मैंने इसका ये तोड़ा और ये तोड़ा, ये 60 डिग्री है तो ये होगा 200 cos 60, ये होगा 200 sin 60। cos 60 के वैल्यू हाफ, तो ये आता है 100 किलोमीटर पर आवर, और ये आता है 200 √3 by 2, 100 √3 किलोमीटर पर आवर। देखो ये दो हमें समझ में आया। देखो
ये दो हमें समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है मुझे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है मुझे पूछ सकते हो। ये 200 किलोमीटर पर आवर, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा, जिसमें ये दो कंपोनेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री। देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, करेक्ट। अब तुम्हें ये एंगल पूछा जाएगा तो भी तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम 60 डिग्री तो दे ही रखा है, दूसरे हिसाब से भी कर सकते थे। कैसे बोलो तो ये वाला कंपोनेंट कितना होता? अरे भाई ये वाला कंपोनेंट तो यही होता 100√3 और ये है 100, है क्या नहीं? शाबाश। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल, ये एक वेक्टर है, ये यहां से 30 डिग्री किया है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250, इसका मतलब तुम इसको दोनों पार्ट में तोड़े हो, एक ये। तो ये अगर r है तो इसको बोलो r cos 60, सॉरी r cos 30, ये 30, दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 250। तो यहां से मेरा r आता है 250 बाई cos 30। देखो cos 30 के वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो ये आता है 500/, ये आता है 500/√3। √3/2 2 ऊपर चला जाता है, लवली। तो r का वैल्यू निकल गया। अब ये होता है r sin 30, r sin 30, r का वैल्यू है 500 sin 30, 500/√3, और sin 30 कितना है? sin 30 इज हाफ, सो ये 250/√3। इसका मतलब इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट, देखो इसका r का वर्टिकल कंपोनेंट ये, और ये था r का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, दोनों प्रॉब्लम करके हमारा थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो बिल्डअप हुआ ही है। अब देखो मैंने जो चीज बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि हम लोग जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट किया हो जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री, नॉट नेसेसरीली वो हर टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलोंग ही हो, राइट? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलोंग नहीं होगा तब भी चलेगा, करेक्ट, बट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे? मैंने बोला यहां पे मेरा एक वेक्टर है, देखो यहां पे मेरा एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं ये और ये कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, इसका बीच का एंगल 90 डिग्री। मैं ये भी तो कर सकता था, ये और ये, इसका बीच का एंगल 90 डिग्री कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं, और ये भी कर सकता हूं, देखो ये भी कर सकता हूं, इसका बीच का एंगल 90 डिग्री। तो तुम along any direction you can resolve, but it should be mutually perpendicular, not necessarily it will be x-axis, conventional x-axis और y-axis. Get the point? Next problem में चलते हैं, आसान प्रॉब्लम है। देखो यहां पे एक मास है और यहां पे एक एंगल है थीटा। अब बोला गया है यहां पे जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट के अलोंग चाहिए, दो कंपोनेंट का अलोंग चाहिए, along x-axis, along this plane and perpendicular to the plane, along this plane and perpendicular to the plane। मैंने क्या कर रहा हूं, देखो मैंने इसका जो mg नीचे की तरह काम कर रहा है। ये mg क्या है? mg is the weight or force by which earth is attracting any of its objects towards its center। ये weight, इसको दोनों पार्ट में मैं डिवाइड करने वाला हूं। कैसे? देखो ये थीटा, अब इसका ए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट नो,
ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट। अब देखो यहां पे ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90। अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये अल्फा मान लेता हूं और ये एक्स मान लेता हूं, तो देखो एक्स प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180। देखो फिर से एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 90। देखो तो इन दोनों से, देखो इन दोनों से मैं अगर सब्सट्रैक्ट कर देता तो ये कट जाता एक्स एक्स, थीटा माइनस अल्फा, देखो थीटा माइनस अल्फा प्लस 90 इक्वल टू 90, तो ये कट जाता, तो ये थीटा और अल्फा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू भी थीटा ही है। सो अगर इधर mg है तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये होगा mg cos थीटा, देखो mg cos थीटा, और ये होगा mg sin थीटा। देखो ये होगा क्योंकि ये एंगल थीटा, सो ये है mg के जो थीटा के साथ है वो होता है cos। इसका मतलब mg का दो कंपोनेंट along x एक्सिस, along y एक्सिस, along x एक्सिस, along y एक्सिस। अभी मैं x एक्सिस लिया हूं ये वाला, y एक्सिस लिया हूं ये वाला, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो मैं इन्हीं डायरेक्शन में ले सकता हूं। सिचुएशन है कि कन्वेंशनल ये जो x एक्सिस और ये जो y एक्सिस मैंने ये दो में नहीं तोड़ा हूं, बट यहां पे भी जो तोड़ा हूं ना ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री ही एंगल है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? लवली। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? बोला गया है ए मैन रोज अ बोट विथ अ स्पीड 18 किलोमीटर आवर इन नॉर्थ वेस्ट। सो लेट्स ड्रॉ इट। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब बोला है ए मैन रोज अ बोट विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट। इसी डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर, ये होता है 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट बोला गया। अब बोला है द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। यह है साउथ, यह है ईस्ट, तो कन्वेंशन है, पहले ही सिखाया, ये है 15 डिग्री, ये है मेरा शोर लाइन। इसका मतलब अभी ये एंगल है 60 डिग्री, तो 18 का इस डायरेक्शन में होगा 18 cos 60 और इस डायरेक्शन में होगा जो ये है 19 18 sin 60। cos 60 हाफ 9 आता है, √3/2 9√3 आता है। देखो दिस इज दिस मच किलोमीटर पर आवर, दिस मच किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम करने के बाद मोरल लेस एक वेक्टर को हम लोग दो डिफरेंट डायरेक्शन जिसके बीच में एंगल 90, इसमें हम लोग तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? लास्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? प्रॉब्लम में बोला गया है यू वॉक 3 किलोमीटर वेस्ट। तो मैंने यहां पे बनाया यू वॉक 3 किलोमीटर वेस्ट, यहां पे 3 किलोमीटर
वेस्ट। तो ये ओ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो ओ ए वेक्टर इक्वल टू -3 i कैप। अब मैं जो बोल रहा था, कोई भी वेक्टर का प्रॉब्लम अगर दिया रहता है, उसको अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करके ऑर्थोगोनल आई और जे कैप में जे कैप इंट्रोड्यूस करते तो प्रॉब्लम आसानी से हो जाता है। देखो अब नेक्स्ट, 4 किलोमीटर हेडेड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखो ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये करने के लिए बेस्ट तरीका है, ऑलरेडी मैंने ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब यहां पे देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा, 4 किलोमीटर हेडेड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो मैंने ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट समझा रहा हूं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये है 60 डिग्री। इसका मतलब वो यहां से गया 4 किलोमीटर और ये एंगल है 60 डिग्री। सो मैंने इसका अगर दोनों पार्ट में तोड़ लूं, देखो दोनों पार्ट में रिजॉल्व कर लूं, एक है ये और एक है ये होता है 4 cos 60 और ये होता है 4 sin 60। मैं इस पॉइंट का नाम बोल देता हूं बी। तो मेरा जो वेक्टर है, देखो मेरा जो वेक्टर है ए बी, ध्यान से सुनना, मेरा जो वेक्टर है ए बी वो होगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में 60 मतलब 2i कैप और साइन 60 √3/2, इसका मतलब प्लस 2√3 जे कैप। देखो 2√3 जे कैप, इसका मतलब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, ओ बी, यही तो इसका रिजल्टेंट है। क्यों? ओ ए प्लस ए बी, ये दो सेम सीक्वेंस में, दैट इज इक्वल टू ए बी। देखो दैट इज इक्वल टू ए बी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? शाबाश। अब मैंने ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, मुझे बोला गया है फाइंड योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी ही मेरा रिजल्ट। गलत लिखा हो। देखो ओ ए बी, सो ये होता है ओ बी, ये होता है ओ बी। एनीवे, तो यही ओ बी इज आवर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा? ओ बी, इसको निकालने के लिए मैंने क्या करूंगा, देखो इन दोनों को ये वेक्टर आई कैप जे कैप जिस फॉर्म में हम लोग लिखे थे वो पुट कर दो। ओ ए -3i कैप प्लस ए बी 2i कैप प्लस 2√3 जे कैप। देखो करेक्ट, लवली। अब इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये आता है -i कैप, ये आता है -i कैप प्लस 2√3 जे कैप। ये है मेरा ओ बी, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ कितना एंगल किया है, ये सारे चीज
कैलकुलेट किया जा सकता है, बट जो मांगा है वो मैं कर दिया. दिस इज द ग्राफिकल वन और यूजिंग कंपोनेंट. दिस इज द कंपोनेंट वन. देखो देखो. और ये प्रॉब्लम करने के बाद जो कंसेप्ट हम लोग बिल्डअप किए हैं, यही लेके हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में अच्छा खासा ढांसू कुछ प्रॉब्लम करेंगे. ओके, तब तक बाय.